हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी को आजकल शुरू करा चुकी हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन पोर्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका। चाहे क्लास 10th कोर्स ए हो, क्लास 10th कोर्स बी हो, इवन 9th हो, इन सभी का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरीके से करा दिया, जिनमें आपकी दोनों बुक्स हैं, व्याकरण है, लेखन है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। अब हम आ चुके हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको 2 वे से मैं बताऊंगी। पहली चीज़ है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस में कवर अप कराऊंगी। अब इनको तो मैं कवर आपको कराऊंगी, लेकिन अब आपको समझना क्या क्या चीज़ें, थोड़ा सा आप चीज़ें समझिए कि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं जो आपके, क्योंकि अभी तक आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होता था, 2 खंड में डिवाइड होता था, एक में बहुविकल्पीय, एक में वर्णनात्मक। लेकिन अब क्या किया गया है, इस साल से बहुविकल्पीय प्रश्नों के वेटेज को कम कर दिया गया, यानी कि बहुत ही कम आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं। और ये जो आपके आएंगे ये सिर्फ 2 जगह आएंगे। पहली चीज़ तो आपके अपठित बोध के सेक्शन में आएंगे और दूसरे आएंगे आपकी क्षितिज बुक से। क्षितिज बुक में भी आपके गद्यांश और पद्यांश आधारित ही प्रश्न आ रहे हैं, तो हमने भी उसी तरीके से आपको एमसीक्यू करा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले जो है आपका अगर काव्य सेक्शन चल रहा है तो काव्यांश आधारित जो रहेंगे, काव्यांश रहेंगे, उसमें 5 प्रश्न, इस तरीके से आपको 4 से 5 काव्यांश में कवर अप करा रही हूँ। ये करने के बाद फिर संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न करा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। लेकिन फिर भी मैं हर बार आपसे ये कहती हूँ कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम आप बुक को उठाकर पढ़ना किया करो। क्वेश्चंस तैयार कर लेना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चैप्टर को पूरा जड़ से समझ लेना एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप एक बार चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हो तो क्वेश्चन तुम कहाँ से भी ले आओ, आंसर कर ही लोगे। ठीक है, तो वही चीज़ है। मेन क्या होता है ना, जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जड़ में अगर खराबी हो जाए, ऊपर पेड़ चाहे जितना बड़ा हो वो सूख ही जाएगा। और अगर पेड़ को अच्छी पौष्टिक, पेड़ की जड़ को अगर अच्छी पौष्टिकता दे रहे हो तो पेड़ हरा भरा रहेगा, फल फूल आपको बहुत अच्छे से देगा, मीठे फल देगा, वही चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमारी इस एजुकेशन के पेड़ जो होती हैं, उस पेड़ की जड़ होता है वो चैप्टर जिसको हम पढ़ते हैं। फिर उसके ऊपर शाखाएं निकलती हैं जिनमें आपके क्या कहते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डीपीपीज, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, पीवाईक्यूज, ये सब उनकी शाखाएं, पत्ती वगैरह हैं। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, वो चैप्टर। तो उस चैप्टर को आपको समझना पहले ज़रूरी होता है। तो चैप्टर तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा चुकी हूँ, लाइन वाइज हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कराया है। तो आज हम जो लेकर आए हैं वो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का एक सेक्शन, जो करा रहे हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। अभी हम आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे जो आपके वर्णनात्मक में रहेंगे। तो अभी हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2, उसके काव्य खंड का अध्याय संख्या 6 है। ठीक है, तो ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है और ये बुक स्टार्ट ही हमारी कहाँ से होती है, काव्य खंड से होती है। तो चैप्टर नंबर 6 में जो हमारे पास में अध्याय आया है वो है संगतकार। संगतकार कविता हमने अच्छे से पढ़ी है, लाइन वाइज हर एक चीज़ को समझा है, उसके अर्थ को समझा है, आश्रय को समझा है, सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब हम करने के लिए जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आज के इस वीडियो में हम आपको 2 तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहे हैं। पहला आएगा हमारा काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपके पास हम 4 काव्यांश दे रहे हैं। इन 4 काव्यांश के अंदर 5-5 प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे संपूर्ण पाठ, यानी कि हमारी जो पूरी कविता है इस पर आधारित कहीं से भी प्रश्न। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ और कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला काव्यांश आ रहा है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो ये कविता की स्टार्टिंग की पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं कविता में, पहले सबसे शुरू हो रहा है, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर में साथ देती। अब इसका पहले बेस समझिएगा। इस पार्ट में बेस क्या है कि भाई एक महफिल सजी हुई है,
संगीत का महफिल है जहाँ पर गायन होता है। आप लोगों ने आजकल आप लोग रॉक कॉन्सर्ट्स वगैरह तो देखते हैं, लेकिन पहले इस तरीके से शास्त्रीय संगीत की महफिलें जमा करती थी। स्टेज पर पूरा तबला, सितार, हारमोनियम और क्या कहते हैं वाद्य यंत्रों के साथ में एक गायक बैठता था और गाता था, तो उसे शास्त्रीय संगीत की महफिल कहते थे। तो इस तरीके से अब सिर्फ वो एक गायक नहीं होता था, उसके पीछे एक दो और गाने वाले होते थे। ठीक है, जो मेन जिसके लिए महफिल जमी है वो व्यक्ति तो है, उसके पीछे एक दो और गाने वाले होते थे, जिनको आप क्या कहते हैं बैकग्राउंड सिंगर जिन्हें आप बोलते हैं ना, उन्हीं में शास्त्रीय संगीत। चूंकि क्या होता है बैकग्राउंड सिंगर वो रिकॉर्डिंग के टाइम तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन जब लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं तो उसमें भाई गायक कितनी देर गा पाएगा, वो 1-1.5-2 घंटे लगातार तो गा नहीं सकता है। तो उसमें उसका साथ देने के लिए पीछे जो सिंगर्स होते थे उनको संगतकार कहा जाता था। ठीक है, तो अब मेन जो गायक है जो गा रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं मुख्य गायक, उसकी चट्टान जैसी भारी स्वर है, क्योंकि भाई मेन उसी के लिए महफिल है, तो उसकी आवाज़ मजबूत है, बहुत ही सधी हुई है, सब कुछ है। भारी स्वर में साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई है। अब मुख्य गायक जो गा रहा है उसी के साथ एक और आवाज़ उसको साथ दे रही है, जो बहुत ही सुंदर है। कमज़ोर इसलिए कही जा रही है क्योंकि वो मुख्य गायक से थोड़ी नीचे स्वर में है। ठीक है, उसकी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, ज़्यादा आवाज़ मुख्य गायक की सुनाई दे रही है, लेकिन कम आवाज़ उसकी सुनाई दे रही है। कांपती हुई है, कांपती हुई क्यों है? क्योंकि वो ये कोशिश कर रहा है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक के आवाज़ से ऊंची ना हो, इसलिए वो अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसकी आवाज़ में वो कंपन हो रहा है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब जो आवाज़ मिला रहा है तो कवि को नहीं पता कि भाई वो कौन है, तो वो क्या कह रहे हैं, लगता है वो मुख्य गायक का छोटा भाई है, या कोई स्टूडेंट, या उसका शिष्य है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या मुख्य गायक का जो कोई रिश्तेदार है जो दूर से चलकर आया है उससे सीखने के लिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से। अब मुख्य गायक की जो आवाज है उसमें बहुत प्राचीन समय से वो अपनी आवाज को मिलाता हुआ चला आ रहा है। अब इस पर प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्रश्नोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? हर एक चैप्टर में चाहे वो क्या कहते हैं आपका लेखक हो चाहे पोएट हो, ठीक है, ध्यान रखना, चाहे कवि हो चाहे लेखक हो, हर किसी का नाम आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है, मंगलेश डबराल, नागार्जुन, ऋतुराज या गिरजा कुमार माथुर। तो इस जो कविता हम पढ़ रहे हैं संगतकार, इसके कवि कौन हैं? ये हैं आपके मंगलेश डबराल जी। आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक की आवाज कैसी है? क्या बताया गया? चट्टान जैसी भारी, क्योंकि उसमें मजबूती है, कॉन्फिडेंस। कहते हैं ना जब किसी चीज़ में हमें आत्मविश्वास होता है तो आवाज़ हमारी स्वतः ही जो है वो कॉन्फिडेंस से भर जाती है, तो वही चीज़ ही है। चट्टान की तरह भारी, सुंदर, कमज़ोर या कांपती हुई। तो सही क्या है? ये चट्टान की तरह भारी। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार की आवाज़ है। अब वो जो मुख्य गायक की आवाज़ में जो स्वर मिला रहा है उसकी आवाज़ किस तरीके की है? देखिए, सुंदर तथा कमज़ोर, हाँ ये भी बताया गया है। कांपती हुई है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों या चट्टान की तरह भारी, तो चट्टान की तरह भारी तो सिर्फ मुख्य गायक की है। तो उसके 3 क्वालिटी हैं। जो संगतकार की आवाज़ है जो मिला रही है उसकी 3 क्वालिटी, सुंदर है, कमज़ोर है, कांपती हुई है। तो सही आपकी क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार का मुख्य गायक से संबंध है। अब यहाँ पर बताया गया या तो उसका छोटा भाई है, शिष्य है, या दूर से चलकर आने वाला रिश्तेदार है। ये 3 चीजें बताई गई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, छोटा भाई है, शिष्य है, दूर का रिश्तेदार है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर अब खुद कवि को नहीं पता कि कौन है, तो उसमें हमने यहाँ लगा दिया कुछ भी हो सकता, मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कवि को भी नहीं पता है कि जो आवाज मिला रहा है कि वो व्यक्ति संगीत मुख्य गायक का लगता क्या है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल देंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार मुख्य गायक की आवाज में क्या मिलाता आया है? क्या मिलाता आया है? अपनी आवाज मिलाता आया है, अपनी गूंज, अपना संगीत, अपना सुर या उपरोक्त सभी। तो संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया, यानी कि अपनी ही आवाज को मिलाता है, ताकि कहते हैं ना मुख्य गायक को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, इसलिए।
चलिए आगे का काव्यांश है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आगे की पंक्तियों में, गायक जब अंतरे की जटिल टानों के जंगल में खो चुका होता है। अब जो मुख्य गायक है शास्त्रीय संगीतों में, जो संगीत गायन होता है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा हाई पिच लो पिच इस तरीके से चलता है, एकदम मतलब उतार चढ़ाव होते हैं। तो क्या होता है, ये एक तरीके से जंगल है, आप बढ़ते चले जाओ आप सोचो कि जहाँ से आपने शुरू किया था मुखड़ा आप वहाँ पे वापस आ जाओ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, मुख्य गायक ने गाना शुरू किया। अब गाना शुरू किया तो उसने अपने गायन को बढ़ाते बढ़ाते, कहते हैं ना हम शुरू तो लो से होते हैं, धीरे धीरे हम करके ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो वही चीज़ हुआ कि मुख्य गायक ने जब गायन शुरू किया तो वो धीरे धीरे जो है कभी हाई पिच में, कभी लो पिच में, कभी मीडियम पिच में, इस तरीके से वो गाना गा रहा था। अब इसी में वो भटक गया। क्यों भटक गया? क्योंकि जिस पिच के साथ उसने अंतर जो है मुखड़ा शुरू किया था अब उसे नहीं समझ में आ रहा, तो वो अंतरे के अंतरे में ही वो भटकता। अंतरा मतलब होता है जो गीत होता है या कुछ भी गा रहे हैं तो उसके अंदर के जो स्ट्रैंजा होते हैं उनको अंतरा कहा जाता है, और जिस स्ट्रैंजा से हम शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग की चाइल्ड लाइन हमारे मुखड़ा होती है, ठीक है। तो अब उसे नहीं पता कि भाई वो कहाँ से है, तो वो पूरी तरीके से भटक चुका है। अब जब वो थोड़ा कंफ्यूज है कि वो वापस आ जाए उस जगह पे, तब क्या होता है, या अपने सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अब चूंकि क्या है, संगीतकार जो है मुख्य गायक है, अब वो गाने में तो महारत रखता है, अब उसे इंटरेस्ट में वो उसी में खोता हुआ ना जाने कहाँ पर चला गया, अब उससे समझ में नहीं आ रहा। अब वो कंडीशन है कि वो अपनी लिमिटेशंस को लांघ कर चला गया, उसे नहीं समझ, उसे ये याद भी नहीं है कि वो इस समय स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो एक तरीके से अपने गायन में कहीं खो चुका है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई कौन? वो जगह जहां से मुख्य गायक ने गायन को शुरू किया था, अब वो उस जगह पर संभाले रहता है जब संगतकार, तब मुख्य गायक को समझ में आता है अरे नहीं हमको तो यहाँ लौट कर आना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। अब वो स्थाई को संभाल रहा है क्योंकि भाई मुख्य गायक तो चलता आगे चला गया, लेकिन जो मुख्य संगतकार है उसने तो यहाँ पर स्थाई को संभाले हुए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति आगे चल रहा हो, उसका पीछे कोई सामान गिर रहा हो, पीछे समेटता हुआ जा रहा है। तो ऐसा कोई काम संगतकार करता है, वो सिर्फ याद दिलाता है कि भाई तुम यहाँ से शुरू हुए थे, तुम यहाँ पर आ जाओ, तुमको ये सारी जगहों पर आना है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यानी कि अब चूंकि वो भटकता हुआ काफी अलग निकल गया है, तब वो ये याद दिलाता है कि जब मैं नौसिखिया था तब मैं भी इसी तरीके से संगतकार जैसा काम करता था, कि हमारे जो उस्ताद हुआ करते थे, भाई संगीत किसी न किसी सीखेंगे, तो जो उस्ताद हुआ करते थे वो इसी तरीके से गायन सिखाते सिखाते कहीं और चले जाते थे। तब हम लोग याद दिलाते थे अरे नहीं उस्ताद जी आपको यहाँ पे आना है, हमें सिखाना है, आप तो बहुत आगे चले गए। तो इस तरीके से वो जब हमारे मुख्य गायक नौसिखिया थे, वो याद उन्हें कहीं ना कहीं वो संगतकार दिलाता है। अब इस पर हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने अंतरे की जटिल तानों का जंगल क्यों कहा है? अंतरे में सुर जटिल हो जाता है, अंतरे में सुर अत्यंत सरल होता है, गीत का प्रारंभ टेक से होता है या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर अंतरे की जटिल ताने का जंगल इसलिए कहा है क्योंकि अंतरे में जो ताने होती हैं वो थोड़ी जटिल या मुश्किल हो जाती हैं। तो क्या है, अंतरे में सुर जटिल हो जाता है। नेक्स्ट है, अंतरे में गायक कैसे खो जाता है? अब वो कैसे खो जाएगा, वो तो गा रहा है तो कैसे खो जाएगा भाई, हम कहीं जा रहे हो तो भटक जाएंगे, ऐसे कैसे खो जाएंगे। तो देखिए क्या है, सुर ऊंचा होने पर, तान भूल जाने पर, सुरों में भटकाव आने पर या उपरोक्त किसी समय नहीं। तो सही क्या होता है, वो है सुरों में भटकाव आने पर। क्या होता है, जब गायन शुरू होता है तो पहले तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे, फिर उतार चढ़ाव, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके, तो क्या होता है धीरे धीरे करते करते हम बहुत ही ऊपर नीचे की जो ताने होती हैं उनमें फंसते चले जाते हैं, तो वो भटकाव हो जाता है एक तरीके से। हमें नहीं पता क्योंकि हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं, मगर शुरू हमने यहाँ से किया था तो वापस हमें यहाँ आना। तो एक तरीके से तानों का जो ऊपर चढ़ाव उतराव चढ़ाव होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, सुरों में भटकाव आने पर। नेक्स्ट आते हैं, सरगम क्या है। अब आपको बताना है सरगम क्या होता है। एक व्यक्ति का नाम, संगीत के साथ स्वर, संगीत का दूसरा नाम या गीत गाने का प्रारंभिक भाग। तो यहाँ पर सरगम क्या होता है, ये जो है संगीत के साथ स्वर होते हैं, ठीक है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, हो ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, पा धा नी। तो यहाँ नी तक जो है वो आपके सरगम होती है। तो ये इन्हीं को बोला जाता है सात स्वर, इनको सरगम भी बोलते हैं, ठीक है। गायक सरगम को लांघ कर कहाँ चला जाता है, तो उन्हें क्या बताया गया, अनहद। अनहद मतलब यानी कि जो उनकी बाउंड्री होती है उसके कहीं अपार, कहीं आगे बढ़ चुका होता है, तो क्या हो गया, अनहद में। प्रश्नोक्त पंक्तियों में निहित संदेश है। अब ये जो पंक्ति हमने पढ़ी है, इसके माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या चीज हमको बताना चाह रहे हैं। तो देखिए क्या है, संगतकार का गायन में महत्व बताना, कठिन गायन से है, सरगम से है या उपरोक्त सभी से है। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या है, प्रश्नोक्त पंक्तियों का जो मतलब संदेश है वो है संगतकार का गायन में महत्व बताना, कि जो सपोर्टिव जो सिंगर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई मुख्य गायक को हम सभी सुन रहे हैं लेकिन उसको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसको वो सपोर्ट कौन देता है, संगतकार देता है, नहीं तो उसके लिए भी गायन बहुत मुश्किल हो जाए। अब हम आ गए यहाँ पर तीसरा काव्यांश, देखिए क्या है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब देखिए, संगतकार के महत्व को और ज्यादा बतलाने के लिए ये पंक्तियां काफी कारगर हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। अब तार सप्तक क्या होता है, तार सप्तक होता है सबसे हाई पिच, यानी कि जो सुर के उच्च स्वर में गाए जाने वाले जो बोल होते हैं उनको तार सप्तक बोलते हैं। अब वो बहुत तेजी से कहते हैं ना, जब हम बहुत तेजी से खींचेंगे तो गला हमारा बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो वही चीज होने लगती है मुख्य गायक के साथ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यानी कि जब वो ऊंचे स्वर में गाता है और मुख्य गायक का गला जब बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, गला बैठ रहा है, उसे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है कि इसे और तेजी से गाए, उसका जो जितना उत्साह था, जिस उत्साह के साथ उसने गायन शुरू किया था, वो उत्साह कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। तब आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ। अब आवाज में राख जैसा गिरने का तात्पर्य ये होता है कि आवाज में वो जोश नहीं रह जाता, वो उत्साह नहीं रह जाता, तो इसीलिए उसे राख जैसा गिरता हुआ। राख का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डस्टी, पूरा डलनेस सी जिसको बोलते हैं। तो आवाज में जब एक डलनेस सी आने लगती है तभी मुख्य गायक को ढांढस बताता है। वो सिचुएशन जब गायक का गला, उसकी प्रेरणा, उसका उत्साह सब कुछ डल हो चुका है, तो उस जगह संगतकार उसे क्या करता है, हिम्मत बंधाता है, साहस देता है, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। एकदम से जब उस समय जब मुख्य गायक पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुका है, तो उस जगह जो है संगतकार, उसकी आवाज उसको सपोर्ट देती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। अभी तो जरूरत है भाई तार सप्तक में संगतकार की सपोर्ट की, लेकिन कभी कभी जब ना भी जरूरत हो तो भी संगतकार उसको हेल्प कर देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं तुम मुश्किल गाओ, तुम अकेले नहीं हो, तुम जहां फंसोगे वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ इस चीज का ढांढस बनाने के लिए कभी जब ना भी जरूरत हो तो संगतकार उसके मुख्य गायक के स्वर में अपने स्वर को मिला देता है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग।
मतलब तुम उसको लगेगा कि भाई अरे ये गाना तो हम गा चुके हैं, ये राग तो हम गा चुके हैं, हम वापस नहीं गा सकते। तो ये बताता है क्या हो गया, जो राग गाया जा चुका है उसे हम दोबारा गा सकते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ना उठने की जो कोशिश है, उसे उसकी विफलता नहीं मनुष्यता समझना चाहिए। अब जब हम संगीतकार के स्वर पर कंसंट्रेट करते हैं तो हमें ये सुनाई देता है कि उसकी आवाज में कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी है, थोड़ी कपकपाहट है। तो ये नहीं है कि ये उसकी विफलता है कि वो अच्छे से गा नहीं सकता। यहाँ पर सिर्फ एक कारण ये है कि वो किसी भी हाल में अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं करना चाहता, इसीलिए उसके आवाज में ये कमजोरी है। तो ये उसकी विफलता नहीं है कि वो गा नहीं सकता, यहाँ पर सिर्फ इस कारण से वो अपनी आवाज को कम रखे है क्या, ताकि उसका स्वर ऊंचा ना जाए। तो ये उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता है कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये मुख्य गायक का काम है। ये उसकी मनुष्यता को दिखलाता है। तार सप्तक क्या है? 7 सुरों या स्वरों का समूह, 7 तारों का समूह, 7 कवियों का समूह या उपरोक्त कोई नहीं। तो वैसे तार सप्तक का एकदम सही एक्यूरेट अर्थ जो होगा वो है 7 उच्च स्वरों का या हम उच्चतम स्वरों का समूह कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से होगा आपका पहला 7 सुरों या स्वरों का समूह। मुख्य गायक का गला कहाँ बैठने लगता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां, जब वो तार सप्तक गाता है ना, तो क्या था, तार सप्तक जहां सुरों का अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, मंच प्रस्तुति में, अपने गुरु के समक्ष या अत्यधिक दर्शकों के समक्ष। तो कब उसका गला बैठता है? जब तार सप्तक में बहुत ही उतार चढ़ाव वाले सुरों को वो गाता है। तो सही क्या है? नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, मुख्य गायक की बुझती आवाज को कौन ढांढस बंधाता है? कौन बताता है? आयोजक, दर्शक, गुरु या संगीतकार। तो यहाँ पर मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन कर रहा है? संगीतकार कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देंगे? संगीतकार। नेक्स्ट आते हैं, संगीतकार मुख्य गायक को संभालने के लिए क्या करता है? वो क्या कर सकता है? देखिए, उन्हें हटाकर गाने लगता है, नहीं नहीं भैया तुम हटो अब मैं गाता हूं, ऐसा बोलता है? नहीं। उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है, तुरंत दूसरे गायक को बुलाता है, या उपरोक्त कोई नहीं। तो क्या था? तुरंत उसके स्वर में अपना स्वर मिला देता है। भाई जैसे ही मुख्य गायक थोड़ा सा डल हुआ तो आके वो सपोर्ट के रूप में अपना स्वर मिला देता है। नेक्स्ट आते हैं, संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा क्यों नहीं उठाता? क्या रीजन है कि संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा नहीं उठा रहा है? पेशे की मजबूरी है, उसे स्तरीय संगीत का ज्ञान नहीं है, उपरोक्त पहला या दूसरा दोनों, या मुख्य गायक की श्रेष्ठता कायम रखनी है। तो यहाँ पर क्या है? संगीतकार अपनी आवाज को ऊंचा क्यों नहीं उठाता? रीजन जो है वो क्या आपको दिया गया है? मुख्य गायक की श्रेष्ठता को कायम रखना। भाई वो महफिल जमी किसके लिए? मुख्य गायक के लिए जमी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस बनी रहनी चाहिए ना। तो उसकी ही श्रेष्ठता को बतलाने के लिए वो अपनी आवाज को नीचा रखता है। चलिए अब हम आ गए अपने चौथे काव्यांश में। चौथे काव्यांश में क्या पंक्तियां हैं? तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है कहीं से चला आता संगीतकार का स्वर। वो स्थिति जहां पर 7 सुरों का बहुत ही ज्यादा उचार चढ़ाव उतार है, तो उसके कारण जो है गाने में मुख्य गायक की आवाज कहीं ना कहीं बैठने लगती है, वो अपने उत्साह को छोड़ देता है, उसका गला उसको साथ नहीं देता, आवाज में डलनेस आ जाती है। तो उस समय जो है कहीं से एकदम से संगीतकार का स्वर उस मुख्य गायक के स्वर में आके मिलता है, सिर्फ उसे ये ढांढस दिलाते हुए कि नहीं ही अभी हम आपके साथ हैं, इतना स्वर आपका नीचे ना। चलिए अब इस पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त काव्य की प्रथम पंक्ति में किसके गले का वर्णन है? किसके गले का वर्णन हो रहा है? मुख्य गायक के गले का वर्णन हो रहा है ना। तो देखिए क्या है, मुख्य गायक के, संगीतकार के, कवि के, या उपरोक्त किसी का नहीं। तो किसके गले का वर्णन हुआ है? वो है मुख्य गायक के। नेक्स्ट आते हैं, संगीतकार की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है?
अब आपको बताना है संगतकार की भूमिका कैसे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें जब तक हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो हम आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। ऑप्शन देखिए, वह हमेशा हर परिस्थिति में मुख्य गायक को संभाले रहता है, बिल्कुल सही है। संगतकार के बिना मुख्य गायक गा नहीं सकता, ऐसा नहीं है नहीं गा सकता, हाँ लेकिन सपोर्ट तो चाहिए होता है। पहला दूसरा दोनों, या फिर संगतकार को संगीत की समझ ज़्यादा होती है। तो क्या संगतकार की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है, वह हमेशा हर परिस्थिति में मुख्य गायक को संभाले रहता है। भाई मुख्य गायक संगतकार के बिना गा सकता है, ऐसा तो है कि नहीं गा सकता, बिल्कुल गा सकता है। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं और फर्स्ट रखते हैं, वह हमेशा हर परिस्थिति में मुख्य गायक को संभाले रहता है। भाई आप कहीं भटक जाओ या आपका गला बैठने लगे, कुछ भी हो जाए तो संगतकार स्वर में स्वर दे देता है। नेक्स्ट आते हैं, उपर्युक्त काव्यांश के आधार पर संगतकार और मुख्य गायक का संबंध है। अब आपको बताना है, इसमें संबंध बनाना, दोनों के बीच संबंध क्या है। एक दूसरे का सहयोगी है, मुख्य गायक और सहयोगी हैं, गुरु शिष्य हैं, या उपरोक्त कोई नहीं है। तो हम यहाँ पर जो देखेंगे वो है एक दूसरे के जो सहयोगी के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो मुख्य गायक और सहयोगी है ये, क्योंकि यहाँ पर मुख्य गायक है और उसको सहयोग देने वाला संगतकार है। तो यहाँ पर हम क्या होगा, मुख्य। अब आप बोलोगे कि मैम एक दूसरे के सहयोगी क्यों नहीं है। आप यहाँ नीचे आप बोल रहे हो मुख्य गायक और सहयोगी हैं, लेकिन उसी से मिलता जुलता आंसर तो ये भी है कि मैम एक दूसरे के सहयोगी हैं। देखिए जो मुख्य गायक है उसका सहयोग संगतकार करता है, लेकिन जब संगतकार गा रहा है तो मुख्य गायक उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो एक तरीके से ये एक तरफा सहयोग है, सिर्फ संगतकार मुख्य गायक को सहयोग दे रहा है, मुख्य गायक संगतकार को सहयोग नहीं दे रहा। इसलिए इसे हम एक दूसरे का सहयोगी तो बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक तरफ से सपोर्ट है। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि गुरु शिष्य का ऑप्शन अभी खुद कवि को भी नहीं पता है, तो इसलिए वो एलिमिनेट हो गया। मुख्य गायक है और उसका सहयोगी जो है वो है संगतकार के रूप में, वो चीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक से क्या अभिप्राय है। अब आपको बताना है, ऑप्शन देखिए क्या है, 7 शुद्ध स्वरों का समूह, 7 संगीत लहरियों का, 7 गायकों का समूह, या उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर तार सप्तक का जो है वो है 7 शुद्ध उच्च स्वरों का जो है समूह, उसको हम बोलते हैं तार सप्तक, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट आते हैं, तार सप्तक में मुख्य गायक का गला क्यों बैठने लगता है। अब चूंकि जो तार सप्तक है ना उसमें स्वरों का उतार चढ़ाव बहुत है, हाई पिच है, लो पिच है, फिर मीडियम पिच है, फिर हाई पिच है, फिर लो पिच है, फिर मीडियम पिच है, फिर हाई पिच है। तो इस तरीके से जो है ना उतार चढ़ाव के कारण जो है उसके गले में बहुत परेशानी हो जाती है ना, तो बैठने लगता है। तो देखिए क्या है, स्वरों के उतार चढ़ाव के कारण, थकान के कारण, गले में खराबी के कारण, या मुख्य गायक होने के अभिमान के कारण। तो इसका कारण क्या है, स्वरों में उतार चढ़ाव के कारण। देखिए मैं संगीत के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके घरे में शास्त्रीय संगीत सुने जाते होंगे या बजाए जाते होंगे, तो आप लोगों को इस बारे में ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो सकती है बनस्पत आप अपने पेरेंट्स या उनको जानते हो, ठीक है। तो उनसे आप पूछोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है। मुझे मतलब गाने इतना संगीत का इतना नॉलेज नहीं है, मैंने जितना पढ़ा है मैं उन बेसिस पे आपको बता सकती हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका जो काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न चल रहे थे वो खत्म। अब हम बढ़ चुके हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पर, उनको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण पाठ का मतलब है कि पूरी कविता में, अभी तो हम कविताओं का एक एक काव्यांश ले रहे थे, उस पर आधारित प्रश्न देख रहे थे, लेकिन अब हम क्या पूरे चैप्टर पे देखेंगे। संगतकार के माध्यम से कवि कैसे व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। अब संगतकार के माध्यम से वो किस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत कर रहा है। प्रसिद्ध व्यक्तियों के पीछे रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की ओर, संगीत में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की ओर, उपरोक्त दोनों की ओर, या संगीत की परंपरागत व्यक्तियों की ओर। देखिए इस पूरी कविता में हमने सिर्फ गायन के बारे में बात करी है, लेकिन इनडायरेक्टली वे से जो कवि हैं वो उस हर एक फील्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग बहुत फेमस होते हैं, लेकिन वो सपोर्ट करने वाले लोग जो होते हैं
को लेकर कोई बात नहीं करता। जैसे मैंने बताया, आपको एग्जाम्पल पहले भी दिए हैं, इतने बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, जो कोई भी होते हैं, ये लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, इनके नाम पर पिक्चर्स चल जाती हैं, मैच में जो है बहुत सारे लोग देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि इनको सपोर्ट करने वाले लोग कौन होते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग जिनके नाम से, काम से हम पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं होते। तो ये दुनिया के हर एक फील्ड में होते हैं। हम अगर अपने घर पे देखें तो भी उन संगतकार जैसे लोग हैं, आप स्कूल में निकलोगे तो वो संगतकार जैसे लोग हैं, आप अभी जॉब पे निकलोगे तब आप देखोगे, जब आप बहुत इस्टेब्लिश हो जाओगे तब देखोगे। तो मतलब हमारी जीवन में एक संगतकार की भूमिका हर स्टेप पे कोई ना कोई निभा रहा होता है। सिंपल ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं हो तो शायद हम इतने आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल सी एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर उन्होंने संगतकार के माध्यम से उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के पीछे रहकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों की ओर इशारा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगतकार निम्न में से किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? कौन सा क्षेत्र है? सिनेमा, खेल, संगीत या उपरोक्त सभी? तो हम यहाँ पर कहेंगे उपरोक्त सभी। हमने कहा ना कि आप किसी भी फील्ड का नाम ले लो, हर फील्ड में ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे ही। नेक्स्ट आते हैं, सप्तक का अर्थ है। सप्तक का मतलब क्या है? सात का समूह, सात सुरों का समूह, कविता का अंतरा या उपरोक्त कोई नहीं। तो सही यहाँ पर क्या है? वो है सात सुरों का समूह। नेक्स्ट आते हैं, मुख्य गायक का गला बैठता है। वो कौन सी पोजीशन है जहां पर मुख्य गायक का गला बैठता है? तार सप्तक में, जटिल अंतरा में, उपरोक्त दोनों या गति के गीत के प्रारंभिक भाग में। तो मुख्य गायक का गला कहाँ बैठता है? वो है आपका उपरोक्त, मतलब दोनों में आएगा। तार सप्तक में बैठ रहा है और जटिल अंतरे में भी बैठ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लगाएंगे उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट आते हैं, गीत के स्थाई को कौन संभालता है? जाहिर सी बात है, गीत के स्थाई को कौन संभाले रखता है? संगतकार संभाले रखता है। यही चीज देखी थी ना। तो देखिए क्या है, मुख्य गायक, संगतकार, गीतकार या आयोजक। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? संगतकार। मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है? जो मुख्य गायक है वो अनहद में भटक जाता है। वो अनहद में किस तरीके से जा रहा है कि भटक जा रहा है? चलिए देखते हैं। सरगम को लांघ कर, सुरों में भटक कर, गीत की लय से अलग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है? मुख्य गायक अनहद में कैसे जाता है? वो है आपका इन सभी से। यानी कि देखिए, सरगम को लांघता है, सुरों में भटकता है, गीत की लय से कहीं अलग हो जाता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है? कहीं ना कहीं जाकर भटक जाता है। मतलब देखिए, कहते हैं ना, कोई भी क्षेत्र है, आप धीरे धीरे अंदर घुसोगे तो उसके अंदर बहुत ही पैरेलल चीजें चल रही होती हैं। तो उसी तरीके से गीत में भी होता है। नेक्स्ट आते हैं, मुख्य गायक के कठिन स्वर के विस्तार में खो जाने पर कौन संभालता है? अब मान लीजिए मुख्य गायक है, अब उसका कठिन स्वर है, उसका विस्तार में वो खो जाता है, तब उसे कौन संभालता है? संगतकार संभाल रहा है। संगीतज्ञ, गीतकार, संगतकार या गुरु? तो कौन संभाल रहा है? वो है संगतकार। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार कविता का उद्देश्य क्या है? अब ये जो कविता है, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से ये कविता हमारे सामने रखी गई है? सहायक कलाकारों का महत्व दर्शाना, सहायक कलाकारों का सम्मान करना, या मुख्य गायक की पोल खोलना, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर क्या होगा? वो है सहायक कलाकारों का महत्व समझना। जैसे मैंने बताया कि हर फील्ड में ऐसे संगतकार होते हैं। आप फिल्म जगत में चले जाइए, खेल में चले जाइए, आप सिनेमा में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए। तो इस तरीके से ये लोग कहीं ना कहीं क्या होते हैं? हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सहायक कलाकार होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर का जो काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक फिल्म है, उसमें शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान के अलावा ना उसमें खाली शाहरुख खान है और एक हीरोइन हो गई, वो हो गई। इसके अलावा ना उनके माता है, ना पिता है, ना डॉक्टर है, ना भाई है, ना बहन है, ना कोई विलन है, ना कोई। ये सारे सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं ना। अगर ये नहीं होंगे तो क्या पिक्चर चलेगी? आप मुझे ये बताओ। हमने तो एक नामी स्टार को रख लिया, बाकी और कोई नहीं है, तो क्या चलेगी? बिल्कुल नहीं चल सकती, किसी हाल में नहीं चल सकती। यही होगा ना। तो इसलिए उन सहायक कलाकारों के महत्व को समझना। नेक्स्ट आते हैं, आपका संगतकार की आवाज में हिचक क्यों होती है? क्या रीजन है? मुख्य गायक का सम्मान बढ़ाने हेतु, डर हेतु, आयोजकों के दबाव से, या उपरोक्त सभी?
तो यहाँ पर सही क्या है, मुख्य गायक की आवाज में हिचक होती है मुख्य गायक का सम्मान बढ़ाने, तो क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से ज्यादा ऊपर चली जाए, क्योंकि महफिल तो मुख्य गायक को सुनने के लिए है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य गायक की प्रेरणा कब साथ छोड़ती होती है, यानी कि कब उसकी प्रेरणा, जब उसको बहुत ही ज़्यादा उच्च स्वर में गाता है तार सप्तक में, तो उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है। ठीक है, यही है। तो देखिए क्या है, ऊंचे स्वर में गाने के समय, आवाज बैठने के कारण, सरगम लागने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें कब हुई थी, जब वो तार सप्तक में गा रहा था। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सही होंगे, है ना। वो ऊंचे स्वर में गा रहा था, आवाज बैठने के कारण और सरगम, तो ये सारी चीजें ऐसी होती है ना कि उसको अरे अब मैं नहीं गा पाऊंगा, तो उसकी जो प्रेरणा है वो थोड़ा सा डाउन हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार होता है। संगतकार क्या होता है, गाने वाला, बजाने वाला, मुख्य गायक के पीछे गाने वाला, या उपरोक्त सभी। तो संगतकार कौन होता है, संगतकार होता है आपका मुख्य गायक के पीछे गाने वाला। ठीक है, मेनली संगतकार उसी को कहते हैं जो संगत दे रहा है आपको। तो मुख्य गायक जो है उसके पीछे जो गा रहा है उसको हम संगतकार कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, संगतकार अपने स्वर को नीचे क्यों रखता है। क्या रीजन है कि संगतकार अपने स्वर को नीचे रखा हुआ है, उसका रीजन बताइए। देखिए क्या है, वह ऊंची आवाज में नहीं गा सकता, नहीं गा सकता है। वह बजाना जानता है, गाना नहीं, तो ये भी सही नहीं है। उसे मुख्य गायक से आगे नहीं निकलना होता है, ये सही है। वो अपनी आवाज को नीचे इसलिए रखता है क्योंकि उसकी आवाज मुख्य गायक के आवाज से आगे ना निकल पाए, इसलिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गा में। तो इस तरीके से खत्म हो गए हमारा ये काव्य खंड। तो ये काव्य खंड का आखिरी अध्याय था। ठीक है, हमने कर लिया। अब हम शुरू करेंगे अपना गद्य खंड, और चैप्टर हमारा पहला कौन सा है गद्य खंड का, स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसे हम पढ़ चुके हैं। आप में से अगर किसी ने डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाइए देखिए, और फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेताजी के चश्मे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।